नमस्कार दोस्तों, 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ था, जो दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर और उनकी टीम ने इसे बनाने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगाए। संविधान केवल कागजों का समूह या सिर्फ एक सिंपल किताब नहीं है, बल्कि ये है हर भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने वाली एक मजबूत ढाल है। संविधान हमें समानता, न्याय और स्वतंत्रता का अधिकार देता है और लोकतंत्र को असल मजबूती प्रदान करता है। दोस्तों, आज पूरा देश गणतंत्र दिवस मना रहा है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि 15 अगस्त और 26 जनवरी में असली अंतर क्या है? 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिली, पर 26 जनवरी 1950 का वह दिन था जब हमें जीने का सही तरीका मिला, यानी हमारा संविधान मिला था। आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानते हैं कि क्यों ये दिन हर हिंदुस्तानी के लिए इतना गर्व का विषय है और कैसे बना संविधान। दोस्तों, साल 1946 की शुरुआत भारत के लिए बहुत हलचल भरा था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश सरकार पर भारत को आजाद करने का दबाव हर तरफ से बढ़ रहा था, लेकिन सवाल ये था कि आजादी दी कैसे जाए, सत्ता किसे सौंपी जाए, आखिरकार कौन सा वो रास्ता होगा जिससे भारत अपना भविष्य खुद तय कर सके। इसी समस्या को सुलझाने के लिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली 24 मार्च 1946 को 3 मंत्रियों का एक शक्तिशाली ग्रुप भारत भेजते हैं, जिसे हम कैबिनेट मिशन के नाम से जानते हैं। उनके पहुंचते ही बैठकों का सिलसिला शुरू हो जाता। कैबिनेट मिशन के तीनों सदस्य लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स और ए.वी. अलेक्जेंडर सबसे पहले कांग्रेस के नेताओं पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और मौलाना आजाद से संवाद करते हैं। वो अपना प्रस्ताव 3 भागों में रखते हैं: प्लान ए अखंड भारत बनाने का, प्लान बी संविधान सभा गठित करने का और प्लान सी अंतरिम सरकार बनाने का। जुलाई 1946 में 389 सीटों पर संविधान सभा के सदस्यों के लिए चुनाव होता है, जिसमें कांग्रेस 208 सीटें जीतती है और मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिलती हैं और बाकी 93 सीटें देसी रियासतों के लिए छोड़ दी जाती हैं, जहां चुनाव के बजाय लोगों को मनोनीत किया जाता है। 9 दिसंबर 1946 को संविधान की पहली बैठक शुरू होती है। इस बैठक में करीब 211 सदस्य हिस्सा लेते हैं, जबकि मुस्लिम लीग इस बैठक का बहिष्कार करती है। सदन के सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा का नाम अस्थायी अध्यक्ष के लिए प्रस्तावित किया जाता है। डॉक्टर सच्चिदानंद कुर्सी पर बैठते हैं और सभा की कार्रवाई को आगे बढ़ाते हैं। ठीक 2 दिन बाद यानी 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की फिर से बैठक शुरू होती है और इस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सर्वसम्मति से बिना किसी विरोध के संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष परमानेंट चेयरमैन चुन लिया जाता है। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू सभा के सामने ऑब्जेक्टिव रिसोल्यूशन उद्देश्य प्रस्ताव पेश करते हैं। जो रेजोल्यूशन मैं पेश कर रहा हूं आपके सामने, वो इस तरह का एक मकसद को साफ करने का, कुछ थोड़ा सा नक्शा बताने का, किधर हम देखते हैं और किस रास्ते पर हम चलेंगे, इस मजमून का है। आप जानते हैं कि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, बिल्कुल उस किस्म की नहीं है जैसे कि हम में से बहुत लोग चाहते थे कि ये हो। खास हालत में ये पैदा हुई और इसके पैदा होने में अंग्रेजी हुकूमत का हाथ है। कुछ शराइत भी उन्होंने इसमें लगाए हैं। हमने बाद गौर के उस बयान को, जो कि बुनियाद इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की समझी जाए, उसको मंजूर किया और हमारी कोशिश रही और कोशिश रहेगी जहां तक मुमकिन हो कि उन हुदूद में हम चलें। लेकिन उसी के साथ आप याद रखें कि आखिर में इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पीछे क्या ताकत है, किस चीज ने इसको आखिर में बनाया। ऐसी चीजें हुकूमतों के बयान से नहीं बनती हैं। हुकूमत के बयान जो होते हैं वो एक तर्जुमा करते हैं किसी ताकत का, किसी मजबूरी का, और अगर हम यहाँ मिले हैं तो हिंदुस्तान की लोगों की ताकत से मिले हैं और जो कुछ हम करें उसी दर्जे तक कर सकते हैं जितना कि उसके पीछे हिंदुस्तान के लोगों की मंजूरी और ताकत हो, कुल हिंदुस्तान के लोगों की, किसी खास फिरके या किसी खास गिरोह की नहीं। चुनाचे हमारी निगाह हर वक्त उन हिंदुस्तान के करोड़ों आदमियों की तरफ होवेगी और हम कोशिश करेंगे कि उनके जो जज्बात हों उनका तर्जुमा इस विधान में करें। अफसोस है हमें कि अक्सर इस असेंबली के मेंबरान इसमें इस वक्त शरीक नहीं है। इससे हमारी
एक माने में जिम्मेदारी बढ़ जाती है। हमें ख्याल करना पड़ता है कि हम कोई बात ऐसी न करें जो कि एक औरों को तकलीफ पहुंचाए या जो कि बिल्कुल एक किसी उसूल के खिलाफ हो। हम उम्मीद करते हैं कि जो लोग शरीक नहीं हैं वो शरीक होंगे जल्द, और वो भी पूरा हिस्सा लेंगे इस आईन के बनाने में, क्योंकि आखिर में यह आईन उतनी दूर तक जा सकता है जितनी ताकत इसके पीछे हो, जितने और लोग इससे सहमत हो, सब लोग सहमत हों हिंदुस्तान के। और हमारी कोशिश ये रही है और रहेगी कि एक ऐसी वे सदन में बताते हैं कि हमारा संविधान कैसा दिखेगा, और वे वादा करते हैं कि भारत एक ऐसा देश बनेगा जहां हर गरीब, हर अमीर और हर धर्म के इंसान को बराबर समान जीने का हक मिलेगा। बिल पेश होने के बाद सदन में उसे तुरंत पास करने की तैयारी होती है, लेकिन डॉक्टर जयकर आपत्ति जताते हुए कहते हैं कि मुस्लिम लीग की अनुपस्थिति में इसे पास करना जल्दबाजी। संक्षेप में मेरे संशोधन का सुझाव है कि इस प्रस्ताव को पास करने का इरादा थोड़े समय के लिए टाल दिया जाए, ताकि मुस्लिम लीग और हिंदुस्तानी रियासतें भी अगर वो चाहे तो इस सभागृह की कार्यवाही में हिस्सा ले सके। इसी वजह से चर्चा को आगे बढ़ा दिया जाता है। 17 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की बैठक में ऑब्जेक्टिव रिसोल्यूशन बिल पर बहस चल रही होती है। तभी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर खड़े होते हैं और कहते हैं कि मैं जयकर की बात से सहमत हूँ। भले ही आज हम आपस में बटे हुए हैं और मुस्लिम लीग यहाँ मौजूद नहीं है, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि एक विभाजित घर कभी खड़ा नहीं रह सकता। अब मैं डॉक्टर अंबेडकर से अपने विचार रखने का आग्रह करता हूँ। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका हार्दिक आभारी हूं कि आपने मुझे प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया। मैं जानता हूं कि आज हमारे बीच आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक तौर पर फूट है। हम में काफी वैचारिक संघर्ष भी है, और मैं तो यहां तक कहूंगा कि मैं खुद भी ऐसे ही एक वर्ग का नेता हूं। लेकिन महोदय, इसके बावजूद मुझे पूरा विश्वास है कि दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी शक्ति इस देश को एक होने से नहीं रोक सकती। हालांकि मुस्लिम लीग इस बात पर जोर दे रही है कि हिंदुस्तान का बंटवारा कर दिया जाना चाहिए, लेकिन एक दिन उनको यह बात जरूर समझ में आएगी कि हिंदुस्तान का बंटवारा उनके हित में नहीं, बल्कि अखंड भारत उनके लिए ज्यादा बेहतर होगा। नेहरू जी और अन्य कांग्रेसी नेता बड़े ध्यान से सुनते हैं। अम्बेडकर जी का तर्क इतना मजबूत था कि जो लोग प्रस्ताव को तुरंत पास करना चाहते थे वे भी सोचने को मजबूर हो जाते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि हमें कानून बनाने से पहले सुलह का रास्ता ढूंढना चाहिए, ताकि हम एक ऐसा संविधान बना सकें जिसे पूरा देश स्वीकार करे। 14 अगस्त 1947 की वह ऐतिहासिक रात, जब पूरी दुनिया गहरी नींद में सो रही होती है, तब भारत एक नई जिंदगी और आज़ादी की सांस लेने के लिए जाग रहा है। चारों तरफ एक ही गूंज है, आज़ादी, आज़ादी और आज़ादी। संविधान सभा के हॉल में सन्नाटा छा जाता है, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू माइक के पास पहुंचते हैं। वे अपना विश्व प्रसिद्ध भाषण शुरू करते हैं, ट्विस्ट विद डेस्टिनी। Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measure, but very substantially. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. A moment comes, which comes but rarely in history, when we step out from the old to the new. जैसे ही रात के 12 बजते हैं, भारत की गुलामी की जंजीर टूट जाती है। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद होता। आज़ादी मिलने के मात्र 14 दिन बाद संविधान सभा द्वारा
ड्राफ्टिंग समिति का गठन किया जाता है। इस समिति का इम्पोर्टेंट काम होता है कि दुनिया भर के संविधानों का अध्ययन करके भारत के लिए एक लिखित संविधान का ड्राफ्ट बनाना। संविधान सभा द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के चेयरमैन चुने जाते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ 6 और सदस्य इस टीम का हिस्सा बनते हैं। अध्यक्ष बनने के बाद डॉक्टर BR अम्बेडकर और उनके साथी दिन रात काम करते हैं। वे दुनिया के लगभग 60 देशों के संविधानों को पढ़ते हैं। करीब 6 महीने की कड़ी मेहनत के बाद 21 फरवरी 1948 को संविधान का पहला ड्राफ्ट संविधान सभा के सामने रखा जाता है। लगभग 7000 से अधिक संशोधन पेश किए जाते हैं, जिनमें से 2473 संशोधनों पर लंबी बहस होने के बाद 26 नवंबर 1949 को सदन में डॉक्टर BR अम्बेडकर संविधान को सौंपते हैं। राष्ट्रपति महोदय, सर, मैं ड्राफ्टिंग कमेटी द्वारा निश्चित की हुई संविधान की रूपरेखा को प्रस्तुत करता हूं और निवेदन करता हूं कि इस पर विचार किया जाए। राष्ट्रपति महोदय सर, मैं इस सदन में उपस्थित उन लोगों में से एक हूं जो जानते हैं कि इस संविधान का मसौदा तैयार करने में डॉक्टर अंबेडकर ने कितनी मेहनत और लगन खर्च की है। शायद सदन को पता हो कि उसके द्वारा मनोनीत 7 सदस्यों में से एक ने इस्तीफा दे दिया और उसकी जगह किसी और को नहीं लिया गया। एक सदस्य थे अमेरिका में, तो उनकी जगह भी खाली रही और एक और सदस्य अपने कुछ कामों में, राज्य के कामों में व्यस्त रहे, इसलिए उनकी जगह भी खाली रही। एक या 2 सदस्य दिल्ली के बाहर थे और शायद सेहत की वजह से शामिल न हो सके। इसलिए आखिर में हुआ यूं कि मसौदा तैयार करने का सारा भार आ पड़ा डॉक्टर अंबेडकर पर, और मुझे कोई शक नहीं कि हम सब उनके अनुग्रहित हैं। मुझे जो भी श्रेय दिया जा रहा है वो मेरे अकेले का नहीं है। इसका कुछ हिस्सा जाता है सर BN राव को, जो कि हमारी इस सभा के संवैधानिक सलाहकार हैं, जिन्होंने ड्राफ्टिंग कमेटी के विचार करने के लिए संविधान का कच्चा मसौदा तैयार किया। इस श्रेय का कुछ हिस्सा उस ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्यों को भी जाना चाहिए। मैं यहां पर संविधान की अच्छाइयां गिनाने नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो अंततः बुरा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग बुरे होंगे, और संविधान कितना भी बुरा क्यों ना हो, वो अंततः अच्छा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग अच्छे होंगे। इसलिए जनता और उसके राजनीतिक दलों की भूमिका को संदर्भ में लाए बिना संविधान पर कोई भी निर्णय देना या कोई भी टिप्पणी करना मेरे विचार में व्यर्थ होगा। धन्यवाद। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान पर मोहर लगाते हैं और डॉक्टर BR अम्बेडकर की सराहना करते हैं। यहाँ आसन पर बैठे हुए और प्रतिदिन की कार्रवाई को देखते हुए मुझे ये प्रतीत हुआ, जो शायद किसी और को ना हुआ हो, कि कितने उत्साह और लगन के साथ संविधान समिति के सदस्यों ने और खास तौर से उनके चेयरमैन डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी खराब सेहत के बावजूद ये काम पूरा किया। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की आखिरी बैठक होती है। ठीक 2 दिन बाद 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होता है। दोस्तों, अगर जानकारी सही लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।